हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास का। ये वीडियो नंबर 6 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास का, जो प्राचीन इतिहास है उसके स्रोत के बारे में। मतलब कि भारतीय इतिहास को जो जानने के विभिन्न जो हमारे पास स्रोत है, सोर्सेस है, उस पे ये वीडियो बेस्ड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी या यूपीएससी, ये सभी परीक्षाओं में देखिएगा, रेलवे, एनटीपीसी में भी इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस करके जो है उसको प्राचीन भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है और आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, पहले मैंने वो सब चर्चा किया। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास की क्या स्रोत है, उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री है तो हिस्टोरिकल सोर्सेस, ऐतिहासिक जो स्रोत है उस पर ये डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हिस्टोरिकल सोर्सेस जो है किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ historical sources? So the sources that give information about the event of the past is called historical sources. मतलब कि ऐतिहासिक स्रोत उसको बोलते हैं जिससे हमें सूचना प्राप्त होती है विगत वर्षों का। तो इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत का अध्ययन करेंगे, न कि मध्यकालीन या आधुनिक भारत के इतिहास का स्रोत का हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में ही देखिएगा कि कोई इतिहास लेखन का प्रॉपर विधि नहीं होने की वजह से जो इतिहास है वो अलग अलग स्रोतों से कलेक्ट किया गया है और उसको फिर अरेंज करके एक विधिवत जो है इतिहास बनाया गया है, जिसको हमने प्राचीन भारत के इतिहास में आपको दिखाया था कालखंड के हिसाब से। तो उसका मतलब वही हो गया कि द सोर्सेस दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल सोर्सेस। और देयर आर टू टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। जो इतिहास जानने के स्रोत है उनको हम मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेज, एक जो है साहित्य जो उपलब्ध है उस काल के, प्राचीन काल के, उससे जो हमें जानकारी मिलती है उसको अरेंज करेंगे। और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो पुरातात्विक स्रोत है, जो अलग अलग खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं साइट, वहां से जो हमें स्रोत मिले। फिर जो अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, रॉक एडिक्ट है या पिलर एडिक्ट है, या फिर अलग अलग जो मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, या फिर जो गुफा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, या फिर क्वाइंस है। तो इस सब को जो है हम लोग आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में रखते हैं, पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं, जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं। तो उसके आधार पर, तो इन दो स्रोतों के आधार पे भारत के प्राचीन इतिहास को अरेंज किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो लिटरेरी सोर्सेज है ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें जो लिटरेरी सोर्सेस है वो ज्यादातर देखिएगा साहित्यिक स्रोत से, मतलब कि लिटरेरी जो साहित्यिक स्रोत है उसमें मेनली क्या है, तो देखिएगा कि रिलीजियस लिटरेचर है, धार्मिक ग्रंथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है प्राचीन काल में जो है हिंदू धर्म या फिर इसी तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म रहे हैं। तो वो धर्म के जो सिद्धांत के लिए जो पुस्तकें हैं या ग्रंथ है या महाकाव्य है, तो उनसे हमको इतिहास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, तो उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। फिर दूसरे जो है नॉन रिलीजियस लिटरेचर है, जिनका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि वो जो है एक तरह से गैर धार्मिक है, तो उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। और फिर फॉरेन अकाउंट, विदेशी विवरण, विदेशी यात्री, जैसे आप नाम सुने होंगे मेगास्थनीज या फायान या वेनसांग, ऐसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में विवरण लिख के गए। तो उससे भी हमको, उसके आधार पर भी हम भारत के इतिहास को अरेंज करते हैं। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेस है, तो उसको भी अगर हम डिटेल में देखेंगे
तो जो लिटरेरी सोर्सेस है उसमें रिलीजियस जो लिटरेचर है उसमें मेन पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, जो ब्राह्मण साहित्य है, जो यहाँ के जो सनातन धर्म जिसको बोला जाता है उसके स्रोत है, और उसकी भाषा जो है उसके लैंग्वेज जो है संस्कृत है। तो देखिएगा कि ये सब जो ब्राह्मण लिटरेचर है जिसमें वेद वगैरह आते हैं, तो ये सब का देखिएगा कि भाषा लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन कहीं भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में जितने प्राचीनता जो है इसमें बताया जाता है इन साहित्यिक स्रोतों में, उनका कोई जो है पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है संस्कृत लैंग्वेज का। उससे संस्कृत से पुराना जो है साक्ष्य मिलता है प्राकृत भाषा का या फिर पाली भाषा का, या उसका जो लिपि है ब्राह्मी लिपि उसका मिलता है, न कि संस्कृत और देवनागरी का। तो ब्राह्मण लिटरेचर में जो है उसका लैंग्वेज जो है संस्कृत है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से क्या क्या है, तो जैसे वेद है, आप जान रहे हैं कि वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार जो है अथर्ववेदा चार जो है ये वेद है। चतुर्वेद पहले इनमें से 3 को ही वेद माना जाता था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, इसलिए उनको वेद त्रयी कहा जाता था। बाद में चौथे वेद के रूप में अथर्ववेद को शामिल किया गया। तो इनसे हमें जो है वैदिक कालीन जो समाज है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। फिर उसके बाद से देखिएगा ब्राह्मण टेक्स्ट है, जो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है। तो इनको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ये एक तरह से वेद का एक तरह से भाष्य ही आप समझ सकते हैं, चूंकि वेद जो है सूत्र रूप में है, तो इनका एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। फिर अरण्यक जो है ब्राह्मण ग्रंथ में अरण्यक भी शामिल है, जो अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो वहां जो सन्यासी जो जीवन यापन करते थे उनके द्वारा रचित रचनाओं को अरण्यक बोलते हैं। फिर सुनेंगे उपनिषद। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेद के अंत में लिखा गया इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। और 108 जो है उपनिषद है। तो देखिएगा वेद वगैरह जो है वो कर्म कांड पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि उपनिषद जो है देखिएगा वो ज्ञान मार्ग पे ज्यादा फोकस करता है। तो इस तरह से ये ब्राह्मण साहित्य से उस समय का जो सामाजिक स्थिति था उसके बारे में जानकारी मिलता है। फिर सुनेंगे वेदांग। वेदांग का मतलब इससे है कि ये वेद के अंग है, मतलब वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये जरूरी है, जिसमें आपको शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष, इसके 6 भाग हैं। वेदांग 6 है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। व्याकरण में सबसे पुराना सुने होंगे अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, वो सबसे पुराना है। तो इस तरह से ये वेदांग हो गया। फिर उसके बाद से महाकाव्य है। तो महाकाव्य में रामायण सुने होंगे जिसमें राम की कथा, और महाभारत जिसमें कृष्ण और कृष्ण की कथा है। श्रीमद् भगवद गीता जो है इसी का पाठ है महाभारत का। ये महाकाव्य है। और देखिए कि रामायण से कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये वाल्मीकि का रामायण है, जबकि रामचरितमानस जब बोलते हैं तो वो मध्यकालीन रचना है, अकबरकालीन जो तुलसीदास थे उनके द्वारा रचित था। तो इस तरह से आपको इपिक महाकाव्य है। फिर स्मृति ग्रंथ है जिसमें सुने होंगे सब मनु स्मृति या फिर नारद स्मृति या फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो स्मृति ग्रंथ से जो है एक तरह का विधान है जिसमें ब्राह्मण को जो है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में, जाति के रूप में या वर्ण के रूप में जो है दिखाया गया है। इसलिए देखिएगा कि अभी केबीसी में क्वेश्चन पूछा था कि भीमराव अंबेडकर जो दलित ओबीसी के बहुत बड़े लीडर थे दलित के, तो उन्होंने जो है स्मृति ग्रंथ को जलाया था, मनु स्मृति को, क्योंकि इसमें ब्राह्मण विशेषाधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। फिर उसी तरह से सूत्र लिटरेचर है। सूत्र लिटरेचर में देखिएगा ये सब बौधायन, आम्बष्ट का जो है सूत्र साहित्य है। मनु स्मृति में मनु स्मृति ग्रंथ में मनु स्मृति है, या इस तरह के। तो उस समय के सामाजिक विधान के बारे में जानकारी मिलती है। फिर पुराण में जो है 18 पुराण है। पुराण का मतलब होता है पुराना। तो पुराण जो है ये सब पौराणिक आख्यान है, जिसमें जो है देखिएगा कि इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी प्राप्त होते हैं, खास करके जो मत्स्य पुराण है उसमें। तो इस तरह से पुराण जो है 18 है। तो ये जो है ब्राह्मण लिटरेचर है, ब्राह्मण जो है साहित्य है, जिससे ब्राह्मण धर्म के साथ साथ
जो उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में जानकारी इससे प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में होंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। बौद्ध धर्म जो है भारत में इसी धर्म, ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखिएगा पाली लिटरेचर जो है, इसका भाषा जो है पाली है और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। तो इसमें देखिएगा कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटक मतलब 3 वैसे टोकरियां जिसमें ताड़पत्र पे जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत या को लिख करके जो है संग्रहित किया जाता था, इसलिए उनको बोलते थे त्रिपिटक। एक तरह के बास्केट होते थे, टोकरी होते थे जिसमें ताड़पत्र पे लिखित रूप में संग्रहित किया जाता था साहित्य को। तो उसमें सूत पिटक बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें बुद्ध की मूल शिक्षाओं का उसमें उल्लेख है। फिर विनय पिटक जो है, विनय पिटक में जो आचार संहिता था कि बौद्ध भिक्षु को किस तरह से रहना चाहिए उसका उसमें विवरण मिलता है। और अभिधम्म पिटक जो है वो उसका दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है जो अशोक कालीन है, अशोक के समय जो है अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तो ये त्रिपिटक जो है पिटक साहित्य जो है बौद्ध लिटरेचर का मुख्य विशेषता है। फिर जातक टेक्स्ट सुने होंगे, जातक कथाएं जो है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख मिलता है। तो 549 टोटल जो है जातक कथा है। और देखिएगा कि जैसे जैन धर्म बोलता है कि हम इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसी में देखिएगा बुद्ध में बताया जाता है कि 28 बुद्ध हुए थे, 28 बुद्ध हुए थे और उनका काल जो है वो लोग हड़प्पा काल से दिखाते हैं। तो इस तरह से ये जातक टेक्स्ट हो गया। फिर उसके बाद से और अदर टेक्स्ट में सुने होंगे मिलिंद पन्हो। मिलिंद जो है मिनांडर इंडो ग्रीक एक शासक था जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है नागसेन से तर्क वितर्क करके। तो मिलिंद के प्रश्नों का जवाब नागसेन के द्वारा दिया गया है। तो ये मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध धर्म से संबंधित टेक्स्ट है। फिर दीपवंश और फिर महावंश, ये भी बौद्ध लिटरेचर है। और बौद्ध धर्म में ही देखिएगा संस्कृत भाषा में कुछ रचनाएं हुई है, जैसे दिव्य अवदान सुने होंगे, मंजूश्री, मूल कल्प सुने होंगे, ललित विस्तार सुने होंगे। तो ये सब वैसी रचनाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो संस्कृत में की गई है। फिर जैन लिटरेचर का देखिएगा, जैन लिटरेचर का जो है लैंग्वेज क्या था, तो प्रकृति मतलब भाषा उसकी प्रकृति थी। और ये बताया जाता है कि प्रकृति भी जो है पुरानी भाषा थी और इसी को संस्कारित करके संस्कृत जो है विकसित हुई बाद में। लेकिन 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में लोग बैठ करके उसको जो है देखिएगा 3000 साढ़े 3000 वर्ष पहले प्रक्षेपित करते हैं, लेकिन वो पुरातात्विक जो एविडेंस है वो उस चीज को प्रमाणित नहीं करता है। प्रकृति जो है देखिएगा प्रकृत भाषा और पाली भाषा के जो लिटरेचर है उसका देखिएगा और इंस्क्रिप्शन में बहुत सारा उल्लेख मिलता है, जबकि संस्कृत का जो है बाद के काल का मिलता है। तो इससे पता चलता है कि प्रकृत जो है पुरानी भाषा है और इसी में संस्कारित करके इसको संस्कारित करके संस्कृत बनाया गया और उसको पुराना दिखाने के लिए पुराण का रचना कर दिया गया और पुराना दिखाने के लिए पुराण में समाहित कर दिया गया सब चीज। फिर तो जैन लिटरेचर में देखिएगा जैन का प्राकृत भाषा है, तो इसमें अंग इसके जो 12 अंग है, फिर 12 उपांग है, फिर भद्रबाहु चरित्र है, फिर परिशिष्ट वर्मन है और कथा सूत्र है। तो ये सब जो है आदर्श मतलब जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट वर्मन, कथा कोश, ये सब जो है जैन लिटरेचर है। फिर नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर है जिसमें जो है धर्म से संबंधित नहीं है बल्कि लौकिक जो लिटरेचर है उसमें अर्थशास्त्र जानते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। तो ये अर्थशास्त्र का मतलब है ये इसमें राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया गया है, राजनीतिक विषय वस्तु है इसका, आर्थिक विषय वस्तु नहीं है, भूल करने का। फिर सुनेंगे मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो है एक गुप्तकालीन नाटक है, विशाख दत्त जो है इसके रचनाकार थे और ये जो है इस रचना से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। फिर मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास की रचना है जिसमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। और हर्ष चरित्र जो बाण भट्ट की रचना है, ये सब देखिए कालिदास का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, हर्ष के बारे में वो कथाएं हैं, हर्ष के इतिहास का जानकारी मिलता है। फिर महाभाष्य जो है पतंजलि का देखेंगे, जैसे व्याकरण जो है अष्टाध्यायी पाणिनि का था और उस पर जो है महाभाष्य की रचना किया गया पतंजलि के द्वारा।
फिर उसके बाद सुने होंगे राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो है कल्हण का जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कल्हण का बहुत इंपॉर्टेंट ये पहला जो है हिस्टोरिकल, अगर ऐतिहासिक रूप से माना जाए कि ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें और राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, तो वो है राजतरंगिणी और वो संस्कृत भाषा में है। फिर विक्रमादित्य चरित्र जो है देखिएगा, वो विक्रमादित्य देव चरित्र जो है ये बादामी और चालुक्य वंशी राजा थे विक्रमादित्य, उनसे समझना है आपको। तो उनकी उसके रचनाकार थे बिल्हण, कल्हण के बाद बिल्हण। और पृथ्वीराज रासो सुने होंगे। पृथ्वीराज रासो जो है रासो साहित्य में चंद्रवरदाई, जिसमें जो पृथ्वीराज तृतीय थे और तराइन का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। फिर फॉरेन अकाउंट, विदेशी जो यात्री थे वो भी भारत के बारे में जो है अपना विवरण जो है छोड़ के चले गए, जिसमें ग्रीक सुने होंगे। तो इसमें जो है मौर्य काल के पहले देखिएगा टेथियस, ये साइलेंट हो जाता है, टेथियस, फिर नियाकस और फिर ओनोसिक्रिटस और ओरोस्टोबुलस। ये लोग जो है पूर्व मौर्यकालीन जो है ये लोग ग्रीक राइटर थे जिन्होंने भारत के बारे में विवरण छोड़ा। फिर प्लिनी जो है मौर्योत्तर काल के हैं और मेगास्थनीज तो जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्होंने जो है राजदूत बन करके आया था और वहां पे इंडिका नामक जो पुस्तक का रचना की। तो उसके विवरण जो मौर्योत्तर काल के जो विद्वान थे, जो ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने उसका उल्लेख किया है, तो उससे भी जानकारी आपको मिलता है। फिर चाइनीज ट्रेवलर में सुने होंगे फाहियान। तो फाहियान जो है वो गुप्त काल में भारत का यात्रा किए थे। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में किए थे। इत्सिंग जो है मतलब हर्षोत्तर काल में जो है इत्सिंग का आगमन हुआ था। तो ये चाइनीज ट्रैवलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग आकर के भारत का यात्रा किए और उस यात्रा का जो दौरान जो विवरण प्रस्तुत किए उससे तत्कालीन जो साहित्यिक स्रोत है या जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उससे उसको मैच किया जाता है। तो फिर उसके आधार पे एक सीक्वेंशियल हिस्ट्री जो है निर्माण किया गया है। फिर उसके बाद से चाइनीज के बाद तिब्बती में सुने होंगे लामा तारानाथ। तो लामा तारानाथ जो है उन्होंने भी भारत के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से ये फॉरेन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी विवरण से जो है भारत के इतिहास को एक दिशा मिली है। फिर उसके बाद से आर्कियोलॉजिकल जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आर्कियोलॉजिकल जितना आप देखिएगा कि हड़प्पा काल का आप पढ़ते हैं तो हड़प्पा काल के बारे में जो है हड़प्पन साइट से जानकारी प्राप्त होता है, वहां से खुदाई हुआ है उससे प्राप्त होता है। वहां का जो इंस्क्रिप्शन है उसको आप पढ़ नहीं पाए हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि हड़प्पा काल के बाद देखिएगा सीधे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से मिलने लगता है। और बीच में जो भी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का लिटरेचर जिसमें इतना विवरण मिलता है उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई उसका पुरातात्विक विवरण जो है नहीं मिलता है, न इस भाषा संस्कृत भाषा का कोई विवरण मिलता है इंस्क्रिप्शन में। तो इंस्क्रिप्शन में देखिएगा रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव इंस्क्रिप्शन, ये सब देखिएगा प्राकृत भाषा में है या पाली भाषा में है या उसका लिपि जो है देवनागरी नहीं है, ब्राह्मी लिपि है। और देवनागरी लिपि तो लगभग जो है 1000 वर्ष पहले की है और संस्कृत भाषा उसी में है। तो इसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ये सब समझने की बात है, इसलिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है इसमें। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखिएगा कि पूरा वैदिक काल को एक तरह से यहाँ से बैठ करके प्रक्षेपित किया जा रहा है। फिर इंस्क्रिप्शन में रॉक एडिक्ट हो गया, पिलर केव जैसा हो गया। मॉन्यूमेंट्स में हड़प्पन साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे उनके बारे में तो जानकारी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद से दशावतार टेम्पल जो है देवगढ़ और जो है भीतरगांव का टेम्पल जो है मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है वो गुप्त काल से शुरू होती है। तो गुप्त कालीन मंदिर तो मिलते हैं लेकिन गुप्त राजा ही का राजधानी कहा था, उनका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत जो है इतिहास जो है बिखरा हुआ है, उसको आज भी रिसर्च करने की जरूरत है। फिर देखिएगा कि जितने जो विदेशी शासक थे, खास करके जो इंडो ग्रीक थे या पार्थियन थे या शक थे या कुषाण थे, तो उनके बारे में जानकारी जो है मुख्य रूप से क्वाइंस पे मिलता है, क्योंकि क्वाइंस पे वो राजा का भी
नाम मिलता था। फिर जो भी मतलब कि पोट्री जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उससे भी जो है उसमें भी डेवलपमेंट से पता चलता है कि कैसे कैसे जो है मिट्टी बनाने की कला जो है विकसित होती गई और उससे काल परिवर्तन होते गया। फिर रॉक पेंटिंग जो है देखिएगा, अजंता में पेंटिंग है, तो इस तरह के बहुत सारे रॉक पेंटिंग भी पाए गए हैं। तो इनसे भी जो है मतलब ये सभी स्रोत को इकट्ठा करके एक साथ अरेंज करके जो है भारत के इतिहास का मनाया जाता है। नहीं तो पुराण के आधार पर अगर देखिएगा तो उसमें वो द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग होते रहता है। ये जो समय का निर्धारण है वो आपको मैंने पहले बताया था कि सिकंदर के आक्रमण के बाद से जो भारत में गोल गोल घूमने की समय पद्धति थी, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, वो सब चेंज हो गया और फिर एक वर्टिकल जो है इतिहास जो है खड़ा किया गया इन्हीं सब स्रोतों के आधार पे। तो चलिए वीडियो हमको उम्मीद होगा कि बहुत सारा चीज इसमें आपको नए जानकारी मिले होंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।